नमस्कार, मनी गुरु के आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे महिलाओं के मनी मैनेजमेंट की, और ये आपको अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज महिलाएं ही बताने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और आज हम बात करने वाले हैं नारी अपने नए निवेश की कैसे कर सकती है तैयारी, कहां पर पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में किन बातों का ख्याल रखें। ये तमाम जो बातें हैं आपके दिमाग में घूम रही होंगी, आज उन तमाम कंफ्यूजन को हम करने वाले हैं दूर। और इसी के लिए सबसे पहले अपनी आज की खास एक्सपर्ट्स का स्वागत करना चाहेंगे शो में। पूनम रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज, पूजा भिंडे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तीनों ही हमारी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी वुमेन्स डे आप सबको भी, और हमारी तमाम महिला दर्शकों को भी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आज हम बिल्कुल क्लियर कट टू द पॉइंट तरीके से महिला निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के तरीके, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, किन गलतियों से बचे, क्या करें क्या ना करें, तमाम बातें करने वाले हैं। तो सब आपको मिलने वाला है इस अगले आधे घंटे में, तो नोट कर लीजिएगा जरूर। आइए, सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूं तो कैसे शुरू करूं। मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि अपनी पहली सैलरी से मैं इन्वेस्टमेंट अब शुरू करूंगी। अब ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए पूजा, मैं अगर आपसे सबसे पहले जानना चाहूं कि एक महिला इन्वेस्टर या एक नारी जिसने अपने पहली जॉब कर ली है और पहली सैलरी उसके हाथ में आ गई है, वो अपने इस पहले निवेश की शुरुआत कैसे करे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्वाति, हैप्पी विमेंस डे सारे दर्शकों को, मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स को और आपको भी। एंड आज जो हम जश्न मना रहे हैं, मेरे हिसाब से आज तो एक दिन है, एक मौका है, लेकिन विमेन एज अ जेंडर हमें हमेशा जश्न मनाना चाहिए, बिकॉज हम मल्टीटास्कर्स हैं। यू नो, मेन जो प्रोवाइडर हैं फैमिली में, वैसे ही विमेन जो हैं वो फैमिली के, बच्चों के, अपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करती है। लेकिन जब पैसों की बात आती है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनमें एक एक बैक स्टेप ले लेती है। तो मेरे हिसाब से आज से आप शुरुआत करें। जो नए निवेशक हैं या जो फर्स्ट टाइम निवेश करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से सबसे पहले ना आपको गोल सेट करना है। गोल सेट करना बेसिकली आप एक मेंशन करें, आप डायरी मेंटेन करें, उसमें आप लिखें कि आपके क्या क्या गोल्स हैं। गोल्स को भी आप 3 टेन्योर्स में डिवाइड करें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। जो 1 साल के अंदर आने वाले हैं, जो 3 साल के आसपास के आने वाले हैं, और एक 5 साल एंड अबव। अब जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, उसको हम इक्विटी में डाल सकते हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करें या म्यूचुअल फंड्स का रास्ता चुनें। म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं जो हर महीने खुद ही आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए, तो वो एक अच्छा तरीका है इक्विटी में निवेश करने का। जो मिड टर्म है उसमें आप बैलेंस्ड कैटेगरी को चूज़ करें, जिसमें आप इक्विटी और डेट का मिश्रण उसमें ऐड कर सकते हैं, या तो फिर थोड़ा बहुत गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं। और जो कंटिजेंसी जो 1 साल के लिए है, उसको मेंटेन करने के लिए एक डेट फंड या लिक्विड फंड का आप चुनाव कर सकते हैं। सो एसेट एलोकेशन हो गया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स हो गया, एंड एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम शुरुआत करने के लिए इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आपने, आई एम श्योर तमाम महिलाओं ने नोट कर लिया होगा। वो लड़कियां जो कि अभी वर्क फोर्स में आने वाली है, उन्होंने नोट कर लिया होगा कि अपने पहली सैलरी से उनको पहला निवेश कैसे शुरू करना है। पर निवेश से भी पहले इस एक बात का ध्यान रखना है जो कि पूनम हमें बताने वाली है। पूनम, इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, और महिलाओं के लिए इंश्योरेंस लेना क्यों और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, आप जरा बताइए। Swati, first of all, thanks for having me here and happy Women's Day to everyone. आज का जो मुद्दा उठाया ये बहुत अहम है, क्योंकि महिलाएं यूजुअली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक बैक स्टेप देती हैं और इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती, और सारे डिसीजंस वो घर के पुरुषों के ऊपर छोड़ देती हैं। तो यहाँ एक शुरुआत करनी है कि सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं और आगे बढ़ें।
तो जहाँ रिस्क प्लानिंग की बात करती है, रिस्क में 2 चीज़ आती है स्वाति, एक आता है हेल्थ इंश्योरेंस और एक आता है मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस। इन दोनों की जिम्मेदारी भी वो अपने हस्बैंड्स या फादर या ब्रदर के ऊपर छोड़ देती हैं, जबकि एक महिला की जो ज़रूरतें होती है रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, वो पुरुषों से अलग होती है थोड़ी, इसलिए उसे समझ के उसको बहुत कैलकुलेटेड तरीके से करनी चाहिए। भले कामकाजी महिला हो या एक होम मेकर हो, दोनों को ही टर्म इंश्योरेंस की या किसी तरह की लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कैजुअली ये कहा जाता है कि जो कामकाजी महिला नहीं है, घर होम मेकर है, उनको क्या ही ज़रूरत है इंश्योरेंस की, वो तो आर्थिक रूप से कोई तरीके से योगदान नहीं देती घर के खर्च में। पर आप मुझे बताएं कि एक होममेकर जो है वो कितने सारे ऐसे काम करती है कि उसके ना होने से घर को आर्थिक प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि वो बच्चों को ट्यूशन देती है, बच्चों का ध्यान रखती है, घर में जो बड़े हैं उनकी केयर टेकिंग करती है, खाना भी बनाती है, गाड़ी से अपने बच्चों का सारा ध्यान रखती है। अगर एक औरत महिला होममेकर ना हो तो कितने सारे खर्च करके उनके काम वो करेंगी, तो घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे किसी अनहोनी के होने पर भी। इसलिए उनके लिए भी उनकी जो भी पति की आय है, फॉर होम मेकर्स आई एम सेइंग, जो पति की आय है उस हिसाब से कैलकुलेट करके उनके लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस, महिलाओं की जो बीमारियां, उनकी लिस्ट पुरुषों की बीमारियों से अलग हैं, वो तो हैं ही, और भी हैं, जैसे मैटरनिटी रिलेटेड, छोटे बच्चों से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड, कैंसर जो स्पेशली वुमेन में है। तो ये जो चीज़ें, इनको बारीकी से देख के महिलाओं की जो हेल्थ इंश्योरेंस वो भी ज़रूरी है और साथ ही टर्म इंश्योरेंस, दोनों एक साथ ज़रूरी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। ना कि हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो टर्म इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, या लाइफ ले लिया तो हेल्थ की क्या ज़रूरत है। तो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों को एक जैसा इंपॉर्टेंस देना किसी भी महिला इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये बताया पूनम ने बहुत ही शानदार ढंग से। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कई बार एक महिला नजरअंदाज कर देती है, वो है उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग। और गोल प्लानिंग में प्रतिभा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम तो जानते हैं कि, और ये तो प्रूवन फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जीती हैं। उसके अलग अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन तैयारी तो उनको करके रखनी पड़ेगी कि आगे आने वाली उम्र में किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली वो स्टेबल रखे। अब बताइए रिटायरमेंट प्लानिंग की खास तैयारी कैसे करे महिला? सबसे इम्पॉर्टेंट गोल किसी के लाइफ में भी ये होता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की वो सोच ले और पहले से ही रिटायरमेंट प्लानिंग की तैयारी कर ले। रिटायरमेंट का प्लानिंग का ये मतलब नहीं कि वो रिटायर हो जाए। अगर वो सोच रहा है कि 45 इयर्स में मुझे रिटायर होना है, वो रिटायर हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होना सबके लिए ज़रूरी है, स्पेशली सो महिलाओं के लिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एक जो फर्स्ट गोल है वो रिटायरमेंट का मतलब अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान दे। महिलाओं का एक अच्छा आदत होता है कि वो दूसरे को मतलब बाकी फैमिली के गोल्स पे ध्यान देते हैं और अपना खुद का सिक्योरिटी के बारे में भूल जाता है। वो बिल्कुल नहीं करना है। तो एक अच्छा खासा रकम रखना है और उसको कोई भी मतलब बहुत मेडिकल इमरजेंसी है तो टच करे, बट अदरवाइज कोई भी रीज़न से टच ना करे। वो खुद वर्क कर रहे हैं तो EPF वगैरह डेफिनेटली, वो रिटायरल्स इसीलिए कहा जाता है EPF और NPS, और उसको डेफिनेटली साइड पे रखें। दूसरी बात, अपना अपस्किलिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब हम अपस्किल करते हैं तभी हमारा इनकम भी बढ़ता है। ये हमको ये सोचना चाहिए हम अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके लिए भी एक रकम ज़रूरी है कि रखना। और ये यंग पीपल तो रखेंगे ही, लेकिन सब उम्र के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए एक रकम रखें जो जिससे वो अपस्किलिंग करें और उनका इनकम बढ़ने का चांसेस हो। 50-60 इयर्स में भी उनका अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा जो सब करते हैं, सबका मकसद यही होता है कि वेल्थ क्रिएट करें, और वेल्थ क्रिएट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एज वुमन वी हैव पेशेंस, तो हम लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव भी है, तो हम ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते। ये रिसर्च ये बोलता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो वेल्थ बिल्ड करना हमारे लिए आसान है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और फैमिली की खुशहाली तो सब देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली द थर्ड गोल इज़ वेल्थ बिल्डिंग। ये तीनों को बराबर मतलब इम्पोर्टेंस देके अगर करेंगे तो बहुत अच्छा उनका कॉर्पस बनेगा। एब्सोल्युटली। तो एक महिला के लिए, एक महिला निवेशक के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग
उनके लिए स्किल अपग्रेडेशन, मतलब अपने आप को अप टू डेट रखना टैलेंट के मामले में, और वेल्थ क्रिएट करना हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों का जरूर आपको नोट कर लीजिए। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूजा ये बताइए कि कितनी अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें सोचते हैं कि हमारे लिए 5,000 काफी होंगे, 10,000 काफी होंगे, 500 रुपए काफी होंगे। तो जरा बताइए कितनी राशि से इन्वेस्ट करें और एक छोटी रकम से भी बड़ी कमाई कैसे की जा सकती है? जी बिल्कुल स्वाति, जैसे आपने मेंशन किया, जो रकम है ना वो डिसाइड करना है गोल के हिसाब से। जैसे हमने स्टार्ट में मेंशन किया कि काफ़ी सारे गोल्स होते हैं एक फाइनेंशियल जर्नी में। पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, उनकी शादी हो गई, रिटायरमेंट, घर खरीदना, ट्रैवल करना। तो इन हर एक गोल के लिए आपको एक रकम जुटानी है और हर एक गोल में आपको इन्फ्लेशन को भी जोड़ना है। फिर बैक कैलकुलेशन करना है कि इस पर्टिकुलर गोल के लिए मुझे कितनी ज़रूरत है, जो हम SIP के रूट से डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे गोल्स SIP जो आप कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम समझ के चले कि 4 या 5 साल के ऊपर वाले गोल्स हैं। अब हर एक गोल के सामने एक SIP बुक कर लें। जैसे आपने मेंशन किया, अगर एक 5,000 के SIP से अगर हम शुरुआत करते हैं और एक रिटायरमेंट गोल है, समझो हमारे पास 30 साल का समय है और महज 12% का एवरेज रिटर्न समझ के चलें, तो अराउंड 1.5 करोड़ की राशि जुट जाएगी। और अगर 10,000 की SIP अगर हम लेके चले तो 3.5 करोड़ की SIP आपका कॉर्पस बन जाएगा रिटायरमेंट पे। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है स्वाति कि हर साल आप SIP को भी स्टेप अप करें। जैसे इनकम बढ़ती है, वर्किंग है, तो आप सैलरी में जैसे जैसे आपकी इनकम हर साल बढ़ती है, आप SIP को भी स्टेप अप करें। तो अगर आपने यही 10,000 के SIP में हर साल 10% से स्टेप अप किया तो आपकी राशि बन जाएगी 8.8 करोड़। तो है ना ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हमें दिखता है। तो मेरे हिसाब से हर एक गोल के सामने एक SIP को आप शुरू करें। और आजकल तो हम देख रहे हैं SIP तो मिनिमम 250 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। सो अमाउंट सिर्फ शुरू करने के लिए आप मत करें, गोल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से आप अमाउंट डिसाइड करें। जो 50-30-20 का रूल है, नॉर्मल जैसे इनफ्लो आता है 50% नीड्स पे डाल दीजिए, 30% आपकी जो वांट्स है उसके लिए रखें, जो 20% है उसको सीधा सीधा सेविंग की तरफ एलोकेट करें और इस तरीके से अपने कैलकुलेशंस करके अपने SIP की शुरुआत करें। जी बिल्कुल, तो छोटे से छोटे रकम से भी आप करोड़ों की कमाई कर सकते हैं, बशर्ते आप समय पर इस इन्वेस्टमेंट को करें। आप एक यंग वुमेन है, प्रोफेशनल है, कामकाजी महिला है, तो अभी से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगी तो अराउंड आपके रिटायरमेंट तक, जब भी आप रिटायरमेंट लेना चाहें, जब भी आप रिटायर होना चाहें, तब तक आप काफ़ी अच्छी रकम अपने लिए इकट्ठा कर सकती हैं और बाकी तमाम गोल्स के लिए भी पैसे इकट्ठा कर सकती हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी महिलाओं के मनी मैनेजमेंट टिप्स हमारी महिला एक्सपर्ट्स के साथ बने रहिए हमारे साथ। तो आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत और कंफ्यूज हैं कि कैसे करें, तो इसमें हम आपकी मदद करें आज हमारे वुमेन्स डे स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम बता रहे हैं महिलाओं का मनी मैनेजमेंट। और ये टिप्स देने के लिए हमारे साथ 3 खास महिला एक्सपर्ट्स भी हैं, पूनम रुंगटा, प्रतिभा गिरीश और पूजा भिंडे। पूनम, जरा ये बताइए, हम तो महिलाओं को कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ट्रेडिशनली महिलाओं से अच्छी इन्वेस्टर शायद ही कोई हो। हम देखिए ना कि गोल्ड में जो जैसा महिलाओं का इन्वेस्टमेंट है और जिस तरीके से वो छोटी छोटी बचत करती हैं, वो सबको सिखाने वाली एक सीख है। अब बताइए, गोल्ड में ही अगर महिला का रुझान है कि मैं गोल्ड से पैसे कमाती हूँ, तो अच्छा और बढ़िया तरीका क्या हो सकता है आजकल के टाइम में? स्वाति, महिलाओं को गोल्ड से अलग करना बिल्कुल नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। और ये बात आज की नहीं है, ये ट्रेडिशनली बाय नेचर वुमन को जो प्रेशियस मेटल है गोल्ड और सिल्वर से बहुत लगाव है और उसमें वो जो छोटे छोटे निवेश करती हैं। आपको याद होगा हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स, वो भी कोई भी ओकेजन मार्क करना हो, शादी हो, ब्याह हो, फेस्टिवल्स का टाइम हो, छोटे छोटे गोल्ड से जो हमें गिफ्ट्स देते हैं या ख़रीदते हैं, उससे एक तरह की गोल्ड की SIP बनती है। मगर ये ट्रेडिशनल तरीका जो था ये आज भी वही है, पर इसमें थोड़े से बदलाव करने की ज़रूरत है। एक तो है कि हम जो पहले ज़माने से हम गोल्ड की चीज़ें खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, उसे बंद करके हम प्योर गोल्ड ले सकते हैं। क्योंकि जब हम निवेश के तौर पे गोल्ड खरीद रहे हैं, ना कि पहनने के लिए खरीद रहे हैं, तो निवेश के लिए ख़रीदा हुआ गोल्ड और अपने कंजम्पशन के लिए, अपने पहनने के लिए ख़रीदा हुआ गोल्ड में फ़र्क है। जब हम निवेश के लिए लेते हैं तो वो हमें प्योरिटी की गारंटी देता है और साथ ही आपको रीसेल वैल्यू तुरंत मिलती है उसकी।
क्योंकि यूजुअली हमारे देश में हमने अगर गोल्ड खरीद लिया तो हम उसे बेचना नहीं चाहते हैं, वो हमेशा हमारी धरोहर बन के रह जाता है। तो जो निवेश के लिए लिया है तो पहले माइंडसेट रखें ये निवेश के लिए है, इसे जब ज़रूरत पड़े हम इसे बेच देंगे। दूसरी बात, आप फिज़िकल गोल्ड ना लेके आप पेपर गोल्ड लेना शुरू करें तो उसमें आपको प्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है लेना और बेचना। क्योंकि गोल्ड की अगर फील आ जाती है फिजिकल गोल्ड की तो एक महिला के लिए उसे बाद में वापस बेचना मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीके से शिफ्ट होंगे, हम पेपर गोल्ड देंगे। और आप को जान के हैरानी होगी कि मात्र 500 रुपए से भी आप गोल्ड फंड में, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में निवेश करके गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हैं। साथ ही ETF एक बहुत बेहतरीन तरीका है जहाँ पे आप अपने डीमैट पे मार्क टू मार्केट जो भी रेट चल रहा है उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत बेहतरीन तरीका था जो अब शायद अवेलेबल नहीं है। तो आप ऑप्शंस देखें गोल्ड खरीदने के, तो आपको संतोष भी रहेगा कि आपने अपने पसंदीदा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया और साथ ही निवेश के लिए भी एक बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन दिया अपनी फैमिली के लिए। पर साथ में ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कितना गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। तो जो गोल्ड का निवेश है फॉर द होल फैमिली पोर्टफोलियो में 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। तो गोल्ड निवेश बहुत ज़रूरी भी है, मगर साथ में उसके तरीके वो कैसे निवेश करें और कितना निवेश करें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वैसे जो महिलाएं होती हैं बाय नेचर थोड़ी रिस्क एवर्स होती है, मतलब चाहती हैं कि थोड़ा सा सिक्योर सुरक्षित निवेश वो करें। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। मुझे एक बात बताइए प्रतिभा कि अभी जो महिला इन्वेस्ट करना चाहती है और उनको लग रहा है कि मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, तो आप ही बता दीजिए कि अपने इस निवेश जर्नी में किन गलतियों से उन्हें बचना चाहिए। जैसे आपने बताया वही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जब महिला इन्वेस्टर्स आते हैं तो यही बताते हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, लेकिन कभी डिप ही नहीं होना चाहिए, कंजर्वेटिव रहने दो, हमें थोड़ा रिटर्न से हम संतुष्ट हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। और सच में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। उनके लिए मैं बताती हूँ, जैसे डर के आगे जीत है, वॉलेटिलिटी के आगे रिटर्न्स है। तो आप घबराइए नहीं, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ये तो मतलब छोटी समय अवधि में ना वॉलेटिलिटी होगा, लेकिन अगर आप बहुत सालों तक बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। कंजर्वेटिव ना बने। सेकंड, कभी अपने आर्थिक निर्णय में वो खुद शामिल नहीं होते, वो अपने घर के जो पुरुष होते हैं, हस्बैंड होते हैं, फादर ब्रदर, उन पे छोड़ देते हैं कि आप ले लो मेरे लिए डिसीशंस। जब वो कमा रहे हैं तो आप उनका डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल हेल्प ले लें, लेकिन डेफिनेटली निर्णय खुद करें। थर्डली जो है एस्टेट लॉस, जैसे विल बना के जाते हैं, अगर किसी ने विल नहीं बनाया तो किसको कितना प्रॉपर्टी जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए इट्स नॉट वेरी बेनिफिशियल, और ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर अनहोनी हो जाए तो हमारे लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये एक ज़रूरी बात है। और तीसरी बात लास्ट जो है कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे नहीं करना, मैं निर्णय नहीं लूँगी, किसी और पे ही मैं निर्भर रहूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी ना रखना ना, ये बहुत ही बुरा अंजाम हो सकता है उसका। आपको जानकारी ज़रूर रखना चाहिए अपने पर्सनल फाइनेंसेस में, कैसा आपके फैमिली का जो पर्सनल फाइनेंसेस है कैसे प्लान्ड है, कितना रकम आपने इकट्ठा करके रखा है अपने परिवार के लिए, मतलब इंश्योरेंसेस क्या है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है। भले आप कोई भी डिसीजन में भाग मत लीजिए, लेकिन जानकारी रखना तो बनता ही है हर एक वुमन का। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी 5 बड़ी गलतियां जो है हमने एक सार निकाला है, प्रतिभा ने बताया आपको, ऐसी कुछ गलतियों से बचे और अपने फाइनेंशियल फैसले आप खुद लीजिए, तो आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी। पूजा, इनफैक्ट आप ये बताइए कि एक पोर्टफोलियो में एक महिला इन्वेस्टर कितने फंड्स रख सकती है और कौन से टाइप के वो फंड हो सकते हैं, अगर आप कुछ फंड्स रेकमेंड करें। जी बिल्कुल स्वाति, आई थिंक पूरे डिस्कशन में कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि हमें किस तरीके से शुरुआत करनी है, किन चीज़ों से बचना है। जो फंड्स के नाम ले रही हूँ, एक डाइवर्सिफाइड एक्विटी फंड, आप एक पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें 4 या 5 फंड्स काफ़ी हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, अग्रेसिव आपका थोड़ा बहुत उसमें नेचर है तो, बिकॉज महिलाएं ज़्यादा अग्रेसिव फंड्स लेती नहीं हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के मामले में अगर आप ले सकते हैं तो
फ्लेक्सी कैप और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और एक इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये है जो फंड्स हैं, इसकी जो किटी मैं कह रही हूँ वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो आपके दूर वाले गोल्स हैं, रिटायरमेंट वगैरह। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को, जो मार्केट लाइक लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, उसको बहुत ज़्यादा रेप्लिका मत करें। अगर आपने देखा स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं तो स्मॉल कैप भरते ना जाइए, एनएफओज आ रहे हैं तो भरे एनएफओज भरते ना जाइए, सेक्टोरल फंड्स आ रहे हैं तो वो भरते। 4 या 5 फंड्स काफ़ी हैं। आपके जो फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो इन सबको आपके फंड में शामिल कर ही रहे हैं। जो मिड टर्म है बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, अगर आप रिटायर्ड हैं और आप SWP ऑप्शन चाहते हैं या अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल है तो HDFC एसेट एलोकेटर फंड, कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड भी मिल जाएगा आपको, एडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज फंड और एक अग्रेसिव हाइब्रिड में SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। अब जो कंटिजेंसी फंड मेंटेन करना है, जो हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए क्योंकि करियर ब्रेक्स काफ़ी आते हैं उनकी एक फाइनेंशियल जर्नी में, तो एडलवाइज आर्बिट्राज फंड अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो, DSP लो ड्यूरेशन फंड, एक्सेस ट्रेजरी एडवांटेज फंड, ABSL का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और ICICI का ऑल सीजन बॉन्ड फंड। ये हो जाता है आपका 1 साल से 3 साल के अंदर का अगर डेट फंड आपको पोर्टफोलियो शुरू करना है। अब ये म्यूचुअल फंड के जरिए हमें सब कुछ मिल गया, एक अलग से बिटिया है 10 साल के अंदर है तो सुकन्या समृद्धि आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बाकी इंश्योरेंसेस और गोल्ड के बारे में तो हमने समझ लिया आज क्या क्या करना है। बस शुरुआत करें और अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई रखें पोर्टफोलियो को एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। और बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल टच ऑफ गोल्ड देने के लिए पूनम आपने बताया भी था कि गोल्ड क्यों प्रिय है, जरा आप ये भी बता दीजिए कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हैं, कौन से गोल्ड फंड्स या ETFs जो आप रेकमेंड करेंगी पूनम? देखिए गोल्ड फंड या ETF जो भी आप अगर सिर्फ गोल्ड का लेंगे तो अंडरलाइंग एसेट गोल्ड है और उसी की प्राइस ETF में फॉलो होती है, तो आप कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड का ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। और ETF सबसे ज़्यादा कम खर्च में लिया जाता है, यानी चार्जेस बहुत कम है उसे लेने में, तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का गोल्ड ETF ले सकते हैं। और आप गोल्ड एंड सिल्वर ETF का भी मिक्सचर मिलते हैं, UTI के पास है, आदित्य बिरला के पास है, इडलवाइज के पास है, आप ले सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड आप निप्पॉन का गोल्ड सेविंग फंड ले सकते हैं। और साथ ही इन सब से हटके फिर भी अगर किसी महिला को अगर ये तसल्ली होती है कि मैं गोल्ड टच एंड फील वाला गोल्ड चाहिए तो आप गोल्ड बार्स लें, ना कि गोल्ड ज्वेलरी लें, क्योंकि आप मेकिंग चार्जेस और प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ओके, तो ये रहे कुछ टिप्स मनी मैनेजमेंट के आप सभी महिलाओं के लिए। हमारी आज की महिला एक्सपर्ट्स है और इनको अपने अपने फील्ड का काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है, ना सिर्फ फाइनेंशियल फील्ड का पर जिंदगी की फील्ड का भी, तो उन्होंने तभी सारे अनुभव साझा किए हैं। धन्यवाद करना चाहिए एक बार फिर से आपका पूनम, प्रतिभा और पूजा हमारे साथ इस वुमेन्स डे स्पेशल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी को भी वेरी हैप्पी इन्वेस्टमेंट जर्नी तमाम महिलाओं के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी बिजनेस।